हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज की तारीख है 19 फरवरी 2024। आज के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है और आज के क्लास में कुमार गौरव सर जी ने बताया है कि जो पेपर लीक का मामला है और उन्होंने जिस तरह से उपाय बताया है, आप सभी एक बार कुमार गौरव सर के लास्ट में देखना कि उन्होंने किस तरह से उसका उपचार बताया है कि पेपर लीक के मामले में हम सभी मिलकर क्या कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सर की क्लास को एक बार ज़रूर देखें। लास्ट में उन्होंने जो सुझाव दिया है उसके लिए आप सभी को ज़रूर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम सभी आप सभी के साथ हैं। आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया, पहली टाइम का और दूसरे टाइम का दोनों लीक हुआ, मतलब 17 तारीख को। उसके बाद किसी को इतना कंफर्म नहीं था कि हाँ पेपर लीक हो गया होगा, लेकिन 18 को जो पेपर था वो 17 तारीख को ही नाइट में ही जो है सोशल मीडिया पर जो है रन करने लगा था। तो प्लीज़ एक बार क्लास ज़रूर देखें और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक्शन के लिए जो भी हो आप सभी मिलके सहयोग करें, तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो बस प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर एक बार आवाज़ उठाएं, ताकि ये बार बार जो है आतंकवादी एक होता है कि जो इंसान को या फिर किसी को समूह को या फिर किसी को मारता है तो एक बार में उसका काम समाप्त कर देता है, लेकिन यहाँ पे हमारे अधिकारीगण, हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी, ये सभी हम सभी को एक बार नहीं बार बार मार रहे हैं। ठीक है, कितने लोगों के सपने को ये लोग तोड़ रहे हैं, माता पिता के, कि इस उम्मीद में देखते हैं बच्चों की नज़र में कि मतलब हमारा बेटा पढ़ने जा रहा है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। लेकिन पता है कि हम लोगों के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर हो जा रहा है, धीरे धीरे उम्र भी बीत रही है, कल की किसी की शादी हो जाएगी। वैसे भी वैकेंसी में उम्र कम करने के लिए जो है कितना सब कुछ धरना प्रदर्शन किया गया था, तब जाके उम्र जो है कम किया गया। और कितने भाई बहन ऐसे थे जो दोबारा उनको एक भगवान ने समझ लीजिए मौका दिया, उसके बावजूद फिर से पेपर लीक हो गया। तो सभी को एक साथ रह के सहयोग करना होगा, तभी कुछ हो सकता है। तो प्लीज़ विश्वास बनाए रखें, सहयोग करें, आपस में एक दूसरे की मदद करें, तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो चलिए पहले क्लास देख लेते हैं, फिर इसके बाद आप सभी से और लास्ट में पेपर के बारे में बात करते हैं। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर क्वेश्चन है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो लोकतंत्र सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का रैंक कौन सा है लोकतंत्र के मामले में। तो भारत लोकतंत्र के मामले में 40वें स्थान पर है। अगर लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो यह जारी करता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। अब देख लेते हैं लोकतंत्र सूचकांक 2023 रिपोर्ट जारी करता कौन है। तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यह जारी करता है। इसमें जो है बताया गया है कि लोकतंत्र के मामले में पहले नंबर पर नॉर्वे है, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है और तीसरे नंबर पर आइसलैंड है। तो इन 3 देशों में जो है लोकतंत्र सबसे अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। और सबसे नीचे से कौन है, यानी कि आखिरी में जहाँ पर लोकतंत्र बिल्कुल भी नहीं है, तो पहले नंबर पर उत्तर कोरिया है, दूसरे पर म्यांमार और तीसरे पर अफगानिस्तान। यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। भारत की रैंक पूछे लोकतंत्र में तो 40वीं है और चीन की पूछे तो 148 है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रदर्शन सूचकांक में देख लेते हैं भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक किस में क्या है ये भी देख लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 80 है। भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंक है 111। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4। नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक नवाचार इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 40। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में है भारत की रैंक 7। ठीक है, तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 3 रैंक पे कोई भी देश नहीं है। चौथे रैंक पर है डेनमार्क। ठीक है, ये आपको डेनमार्क नहीं है, फिनलैंड है। ठीक है, तो इसको आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न है दूसरा, हाल ही में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किसने प्रारंभ करी है। तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो राजस्थान सही विकल्प हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना ये कहाँ शुरू किया गया है, राजस्थान में शुरू किया गया है। किसके लिए शुरू किया गया है, तो जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो रेहड़ी पटरी पर रहते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना राजस्थान सरकार ने शुरू करी है। इसमें जो है इन भाई और मजदूर भाइयों को इसमें 60 वर्ष के बाद 2000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। 2000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि पहले जो है 100 रुपये मजदूर भाई या फिर जो रेहड़ी पटरी पर रहते हैं उन सभी भाइयों को जो है प्रतिमाह 100 रुपये जमा करना पड़ेगा, और साथ में 400 रुपये प्रतिमासिक कौन जमा करेगा, राज्य सरकार जमा करेगी। यानी राजस्थान की सरकार 400 रुपये जमा करेगी और 100 रुपये आप मजदूर भाइयों को भी इसमें जमा करना पड़ेगा। तो फिर जब आपकी 60 साल उम्र हो जाएगी तो आपको
2,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो सीएम मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना कहाँ पे शुरू किया गया है? तो पेंशन योजना शुरू किया गया है राजस्थान में। किसके द्वारा? तो सीएम है राजस्थान के भजनलाल शर्मा जी द्वारा। अब देख लेते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो 17 सितंबर 2023 को हुआ था, क्योंकि इस दिन विश्वकर्मा जयंती भी मनाई जाती है और 17 सितंबर को ही पीएम मोदी का हैप्पी बर्थडे भी होता है। भारत में वर्तमान में कितने रामसर साइट हैं? तो 80 हैं। अगर पूछे सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। और दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? तो अपना यूपी है, ठीक है, जहाँ पर अभी पेपर लीक हुआ है। और क्या भी बोले इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत के नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन से हैं? तो भारत के नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे 52वां कौन सा है? तो 52वां है रामगढ़ विषधारी बूंदी राजस्थान में है। 53वां रानीपुर है जो कि उत्तर प्रदेश में है। और 54वां रानी दुर्गावती है जो मध्य प्रदेश में है। 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? उदयपुर राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है तीसरा, हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किससे लॉन्च किया है? तो मौसम उपग्रह है जिसका नाम है इनसैट 3DS, किससे लॉन्च किया गया है? तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बारे में देखते हैं। इनसैट 3DS उपग्रह यह लॉन्च किया गया है कहाँ से? सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। यह जो है उपग्रह किस प्रकार का है? तो इससे जो है मौसम संबंधी जानकारी ग्रहण की जाएगी। और लॉन्च किया है किसने? तो इसरो ने लॉन्च किया है। किस रॉकेट से? तो GSLV F-14 से लॉन्च किया गया है। और कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो मैंने बताया सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। यह जो है मौसम संबंधी जानकारी देने वाला है। अगर पूछो कि इस रॉकेट का जो है GSLV F-14 रॉकेट का जो है निर्माण कहाँ पे किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में। इसको जो है इसका निर्माण किया गया है जो कि कहाँ पे है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में इसका निर्माण किया गया है। अगर बात करें विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के हेड कौन है? तो उन्नी कृष्णन अय्यर जी हैं। जबकि इसरो के हेड कौन है? तो S सोमनाथ जी हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं PSLV C-57, इससे कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था? तो आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया था जो कि सूर्य के लिए यह मिशन है। PSLV C-58 से 2 उपग्रह लॉन्च किए गए थे, एक तो एक्सपोसैट और दूसरा PEOM 3। तो PSLV C-58 से 2 उपग्रह लॉन्च किए गए थे, यह भी आपको याद रखना है। LVM-3 M4 रॉकेट से जो है चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। और GSAT-20 यह जो है फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और यह रॉकेट किस कंपनी का है? तो SpaceX कंपनी का है। और SpaceX किसका है? एलन मस्क का है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है चौथा, 9वां रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे? तो 9वां रायसीना डायलॉग कहाँ पर होता है? और अब की बार 9वें क्रम का है। और जो है इस डायलॉग में किस देश के मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि बनने वाले हैं? तो किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि बनेंगे? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीस के। इसके बारे में देखते हैं। तो रायसीना डायलॉग हर साल कहाँ पे होता है? तो नई दिल्ली में होता है। और पहली बार यह स्टार्ट कब हुआ था? तो 2016 में स्टार्ट किया गया था। और इसको जो है कलेक्ट कौन करवाता है, यानी इसका जो है मैनेजमेंट कौन देखता है? तो ऑब्जर्वर फाउंडेशन और साथ में विदेश मंत्रालय इस बैठक की जो है अध्यक्षता करता है। और अब की बार यह 9वें क्रम का है। इसमें जो है मुख्य अतिथि किस देश के होंगे? तो ग्रीस के PM होंगे जिनका नाम है मित्सोटाकिस। ये जो है कहाँ के PM है? मित्सोटाकिस, ये ग्रीस के PM है। ये मुख्य अतिथि होंगे रायसीना डायलॉग के। अगर बात करें अब की बार 9वें क्रम का रायसीना डायलॉग की थीम क्या है? चतुरंगा। चतुरंगा क्या है? संघर्ष करना, प्रतियोगिता करना, सहयोग करना और निर्माण करना। इन 4 चीज़ों को ही मिला के क्या रखा गया है? चतुरंगा थीम अब की बार रखी गई है। पहला ओलंपिक कहाँ हुआ, कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1896 में एथेंस में किया गया था। तो पहला ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? एथेंस में। कब हुआ था? तो 1886 में हुआ था। अगर बात करें 23 जून 1994 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। किसकी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब होती है? 23 जून 1894 को होता है। इसलिए ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि
कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रोन थे, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति थे। अब की बार थीम क्या रखा गया था? तो लोकतंत्र की जननी विकसित भारत थीम रखी गई थी, और इसमें जो है 75वें गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है उड़ीसा राज्य की थी। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन का भागीदार राज्य कौन सा है? तो असम है। और अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया था। 5वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों, यानी जगत रामभद्राचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार, इन दोनों को अब की बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। अब देख लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार या साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। इसमें जो है इनामी राशि 11 लाख रुपए और साथ में वाग देवी की प्रतिमा भी प्रदान की जाती है। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरुप को दिया गया था मलयालम भाषा के लिए, जबकि 57वां दिया गया था दामोदर मौजा को कोंकणी भाषा के लिए। 58वें क्रम का मैंने बताया 2 लोगों को दिया गया है। पहले हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, जो कि तुलसी पीठ के प्रमुख हैं, और इन्हें जो है पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। लेकिन इन्हें भाषा में जो है अब की बार 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए दिया गया है? तो संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है, और इनके साथ गीतकार गुलजार जी को भी दिया गया है, जो कि उर्दू के लिए दिया गया है। 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो पुष्पा भारती जी को दिया गया है, और किसके लिए? तो यादें और यादें के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो शिव शंकरी जी को, और किसके लिए? तो सूर्यवंशम के लिए। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो संजीव जी को मिला है, इनकी कविता है मुझे पहचानो के लिए। बुकर पुरस्कार पॉल लिंच को दिया गया है द प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, छठा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो एशिया महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसका आयोजन या होस्ट पूछे कहाँ पर किया गया था? तो मलेशिया में किया गया था। फाइनल मुकाबला किसके बीच हुआ था? तो भारत और थाईलैंड के बीच हुआ था। इसमें भारत ने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता है, जबकि थाईलैंड ने सिल्वर मेडल जीता है। तो एशिया महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप, भारत इसमें पहली बार गोल्ड मेडल जीता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन किस वर्ग में? तो महिला वर्ग में जीता है। अगर बात करें कि पुरुष वर्ग में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो चीन ने जीता है। महिला वर्ग में भारत ने, और पुरुष वर्ग में चीन ने, ये भी आपको याद रखना है। और महिला वर्ग में उप विजेता कौन बना था? तो थाईलैंड बना था। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, अब की बार किसे मिला है? तो सात्विक और चिराग की जोड़ी को दिया गया है, और इनका खेल है बैडमिंटन। 19वां एशियन गेम्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो 19वां एशियन गेम्स, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो हांगजो चीन में किया गया था। ये आपको याद रखना है। 19वां एशियन गेम्स का आयोजन हांगजो चीन में किया गया था। इसमें भारत का रैंक है 4th नंबर पर भारत है, और भारत जो है कितना मेडल जीता था? तो 107 पदक जीता था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चौथा पैरा एशियन गेम्स में भारत की रैंक क्या है? तो चौथा पैरा एशियन गेम्स में भारत की रैंक है 5, लेकिन एशियन गेम्स में पूछे तो 4 है। इसमें भारत ने चौथे पैरा एशियन गेम्स में भारत ने टोटल कितने पदक जीते थे? तो 111 पदक जीते थे, 111वें स्थान पर। और भारत किस तालिका में है या किस चीज़ में है? तो भुखमरी में भी भारत की रैंक है 111। अब देख लेते हैं टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक कितनी है? तो 48 है। इसमें जो है भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। एक जो गोल्ड जीता गया है किसके द्वारा? तो नीरज चोपड़ा जी के द्वारा जीता गया था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसका जो है पहली बार भारत में जो है शुरुआत किया गया है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, ठीक है। तो इसमें जो है शुभंकर रखा गया है उज्ज्वला, और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो नई दिल्ली में पहली बार किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, 7वां प्रश्न है, हाल ही में मैच फिक्सिंग के लिए आईसीसी ने किस देश के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17.5 यानी 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो मैच फिक्सिंग के लिए आईसीसी ने किस देश के क्रिकेटर पर 17.5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है, जिनका नाम है रिजवान। ये किस देश के हैं? तो ये यूके के हैं, पाकिस्तान के नहीं हैं। ध्यान से देखिए, ये कहाँ के हैं? यूके यानी इंग्लैंड के हैं। अब देखते हैं कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह दुबई यूएई में है। इसके हेड कौन है? तो ग्रेग बर्गले जी हैं। अभी आईसीसी के द्वारा रिजवान अहमद पर बैन लगा दिया गया है।
17.5 वर्ष के लिए, यानी कि अब कह सकते हैं कि ये रिटायर कर दिए गए हैं, क्योंकि 17 साल के बाद कोई अगर मान लीजिए कि 25 साल का होगा तो फिर कितना भी कम हो जाए, वो 40 से 42 साल का हो जाएगा, वो बिल्कुल खेल भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो आईसीसी ने किस पर बैन किया है? रिजवान अहमद पर। ये यूके के खिलाड़ी हैं, इन पर जो है 17.5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं आईपीएल से संबंधित। आईपीएल 2024 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? तो मिचेल स्टार्क हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इन्हें किसने खरीदा है? तो केकेआर यानी कलकत्ता नाइट राइडर्स ने मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा है। 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर अब तक सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका है? तो मिचेल स्टार्क बिके हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। इसके हेड कौन है? इसके हेड हैं रोजर बिन्नी। एशियन क्रिकेट काउंसिल का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का वर्तमान अध्यक्ष है जय शाह, और इसका मुख्यालय है कोलंबो में। नेक्स्ट है आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता टीम कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है, और उप विजेता भारत बना है। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। 8वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल में किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। तो विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी? तो 2001 में हुआ था। अब की बार 16वां सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है? तो काठमांडू नेपाल में हो रहा। थीम क्या रखी गई है? एक और दुनिया संभव है, एक और दुनिया संभव है जहाँ पर पेपर ना लीक हो। ठीक है, यानी कि कोई और एक दुनिया है जहाँ पे पेपर लीक ना हो, इस जगह पे यूपी सरकार को पेपर कराना चाहिए। ठीक है, वहाँ भी ऐसा हो सकता है कि पेपर ना लीक हो, वहाँ भी हो जाएगा। अब देख लेते हैं ब्रिक्स 2024 का अध्यक्ष कौन है? तो ब्रिक्स 2024 का अध्यक्ष कौन है, यानी कि अब की बार ब्रिक्स 2024 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो रूस में होगा। अभी जो है ब्रिक्स 2023 जहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था, उसमें जो है 6 देशों ने शामिल होने के लिए ब्रिक्स में अपनी सदस्यता लेनी थी। कितने लोगों को? 6 लोगों को। लेकिन अर्जेंटीना ने नहीं लिया था वो अध्यक्षता, मतलब ब्रिक्स में शामिल हुआ, अर्जेंटीना ब्रिक्स में शामिल नहीं हुआ। और कौन कौन शामिल हुए थे? तो मिस्र, इथोपिया, यूएई, ईरान, सऊदी अरब, ये 5 देश शामिल हुए थे ब्रिक्स में, लेकिन अर्जेंटीना शामिल नहीं हुआ। G20 2024 का अध्यक्ष कौन होगा? तो भारत होगा, जबकि 2023 का ब्राज़ील होगा 24 में, और 23 में कौन रहा था? तो अपना प्यारा भारत रहा था। सार्क जिसे दक्षेस कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो काठमांडू में है। और बात करें कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी। इसमें कितने देश शामिल हैं? तो 8 देश शामिल हैं। यानी कि मान लीजिए आपका भारत है, इधर आपका हो जाता पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, फिर यहाँ नीचे म्यांमार, बांग्लादेश, यहाँ पे आपका श्रीलंका, और यहाँ पे आपका मालदीव, और ये आपका भारत। ठीक है, तो 8 देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और ये अपना भारत 8। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न है 9वां, हाल ही में सिक्किम में किसके सहयोग से इंस्पायर्स कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो इंस्पायर कार्यक्रम किसके सहयोग से सिक्किम में प्रारंभ किया गया है? तो विश्व बैंक की सहायता से। अब देखते हैं इंस्पायर कार्यक्रम विश्व बैंक ने शुरू किया है कहाँ पर? सिक्किम में, यानी कि सिक्किम में शुरू किया गया है। किसकी हेल्प से? विश्व बैंक की सहायता से इंस्पायर कार्यक्रम शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है? क्योंकि आर्थिक विकास हो सके, वित्तीय समावेशन के बढ़ावा के लिए इंस्पायर कार्यक्रम विश्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है। बाकी के ऑप्शन में दिया गया था IMF, WEF और वर्ल्ड बैंक, ये सभी ऑप्शन में दिए गए थे, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाशिंगटन DC में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी इसकी जो है शीतकालीन बैठक कहाँ पे हुई थी? दावोस, स्विट्जरलैंड में हुई थी। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये भी वाशिंगटन में है। आप IMF और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहन भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि दोनों की जो स्थापना हुई थी 1944 में एक साथ हुई थी, और दोनों का जो मुख्यालय है वो भी एक ही जगह पे है, वाशिंगटन DC में। अगर बात करें वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है? तो अजय बंगा साहब है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को हुआ था। और WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, ये भी याद रखेंगे। अब सिक्किम का प्रश्न था, तो सिक्किम के वर्तमान CM कौन है? ये आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कि सिक्किम के CM कौन है। इसके बाद सिक्किम भारत में कब शामिल हुआ? तो 1975 में शामिल हुआ था।
36वें संविधान संशोधन के द्वारा। नाथुला जल दर्रा और जयलिपला दर्रा ये कहाँ पे है? यह सिक्किम में है। कैसे याद करेंगे? ना जा सिक्किम ऐसे याद करेंगे तो दोनों दर्रा याद हो जाएगा। सिक्किम में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कंचनजंगा है, जो कि भारत का एकमात्र मिश्रित धरोहर है जो यूनेस्को में शामिल है। ऐसे पूछ सकता है कि यूनेस्को में शामिल भारत का एकमात्र मिश्रित धरोहर कौन सा है? तो कंचनजंगा है, जो कि कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 क्वेश्चन, आज का ये आखिरी प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 पहली बार इसका प्रारंभ कहाँ पे किया गया है? तो कोलकाता में यह कोलकाता में शुरू किया गया है। अब देख लेते हैं। तो पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल यह पश्चिम बंगाल कोलकाता में इसका आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो अनिल कपूर होंगे, यानी कि 1, 2 का 4 जिसने गाना गाया है वो इसके मुख्य अतिथि होंगे। अब देख लेते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है अभी हाल ही में? वहीदा रहमान को। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है रॉकेटरी को। ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो भानु अथैया जी हैं। और किस सुपरस्टार को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है अभी हाल ही में? चिरंजीवी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 क्वेश्चन और साथ में ललन टॉप प्रश्न सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जल्दी जल्दी बोलते हैं इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। अगर यही आराम से बोलेंगे तो कम से कम 30 मिनट की वीडियो तो बनेगी ही, लेकिन कोशिश करते हैं कि कम समय में आप सभी को सिर्फ रिवीजन करने के लिए यह क्लास पर्याप्त है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।